पाकिस्तान में कभी पैसे की कमी नहीं हुई 2014 से पहले। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, तब भारत को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 7 दिन का तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 2006 में अरेस्ट हुए, 2007 में जजमेंट आया, 30 साल की जेल हुई, फिर वो बीमारी से मर गया। बोला था इस सेशन में हम ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, हम यहाँ कोई बाईपास करने नहीं बैठे, चीर फाड़ करेंगे तथ्यों की और उसको कनेक्ट करेंगे। ये पी चिदम्बरम और राहुल गांधी ही नोटबंदी के बारे में रोज क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनके जो किले थे कैश के, वो किले रातों रात खत्म हो गए। पीछे चलते हैं 1947। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, जिसको लीगली मैं आज भी पाकिस्तान नहीं मानता हूँ, इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी मानता हूँ। तो मेरे लिए पाकिस्तान कोई देश नहीं है, इट इज इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी। पाकिस्तान बना 3-4 मुद्दों पे, जो बॉटम बुलेट्स पॉइंट्स थे: कश्मीर, रियासत मदीना, मुसलमानों का चौधरी और भारत को बर्बाद करना। भारत को बर्बाद करने का अर्थ है कि गजवा हिंद, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये 4 मुद्दे हैं जिस पे पाकिस्तान बना था। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है आज की डेट में, 22-25 करोड़, उससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और भारत की पॉपुलेशन आज ऑफिशियली 140 करोड़ के ऊपर है। अब 1947 में बंटवारा कैसे हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से नहीं था बंटवारा, भारत के लोगों ने करा था जो भारत में ही रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं कि वो हिंदू थे। बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद, भारत से तेजी से प्रगति करता रहा। पाकिस्तान में कभी पैसे की कमी नहीं हुई 2014 से पहले। पाकिस्तान के पास कभी, पाकिस्तान ने कहीं भी भीख नहीं मांगी। उसके बाद इतना पैसा था, कहीं भीख नहीं मांगी, और उस पैसे का इस्तेमाल उसने जो 4 एजेंडा हैं उसको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया। ये भी आप सबको पता है। अब आते हैं, जब वीपी सिंह सरकार थी तब भारत को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 7 दिन का तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। भारत की फाइनेंशियल हालत वो थी, और उस सरकार में श्री सुब्रमण्यम स्वामी सर कॉमर्स मिनिस्टर थे। और ये मैं किसी कारणवश तथ्य बता रहा हूँ, अंत में आप लोग शांति से सुनिए, चाहे तो पेन और पेपर लेके नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं डेट्स बताऊंगा। 1980 में एक व्यक्ति सऊदी अरेबिया गया था और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी के पिता की डेथ बचपन में हो गई थी। अब्दुल करीम तेलगी ठेले पे और मुंबई की ट्रेनों में फल और सब्जी बेचा करता था, और 1980s में, मिड 1980s में, अराउंड एंड ऑफ 80s में वो सऊदी अरेबिया चला गया और वहां काम करने लगा। और जो काम उसने करा था वो ये था कि फेक पासपोर्ट, फेक इमिग्रेशन सील और फेक ईसीएनआर स्टैंपिंग। भारत आने के बाद 7 साल बाद वो भारत आया, और भारत आने के बाद उसने काम शुरू करा काउंटर फिटेड फेक स्टैम्प पेपर का। स्टैम्प पेपर पूरे भारत में इंश्योरेंस कंपनीज में, बैंक्स में, जुडिशरी में, हर जगह जाते थे, उसके एजेंट थे। उसने 9,000 रुपए महीने के रेवेन्यू पे कुछ 300 एजेंट्स को हायर करा हुआ था, और वो एजेंट उसके पेपर इन ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में सप्लाई करते थे। पेपर कहाँ से आता था? मशीन कहाँ से आती थी? नासिक प्रेस से सेकंड हैंड मशीन, डिस्कार्डेड मशीन जो कि डिस्कार्ड हो जाती है, उसको खरीद के रिफर्बिश करके स्टैम्प पेपर छापते थे। 2006 में अरेस्ट हुए, 2007 में जजमेंट आया, 30 साल की जेल हुई, और फिर वो बीमारी से मर गया। खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जब ये स्कैम ब्रेकआउट हुआ था, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन था और सरकार किसकी थी? चलिए सरकार बता देते हैं, वो तो सभी को पता है। हमारे कांग्रेस की सरकार थी। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था।
मुंबई बम ब्लास्ट किसने करा था? मुंबई बम ब्लास्ट दाऊद के लोगों ने करा था, ये भी आप सबको पता है। 1992 में एक और व्यक्ति अरेस्ट हुआ था जिसका नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर थे। मैं हर्षद मेहता की डिटेल में नहीं जा रहा कि वो सही करते थे गलत करते थे, वो इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है। और चूंकि वो ऐसा वक्त था जब हम कॉलेज वगैरह में थे और यंग थे, इतना इंटरेस्ट नहीं था इंटेलिजेंस गैदरिंग में, तो और इससे जुड़े हुए भी नहीं थे, तो तब हमने इसको नहीं करा। लेकिन अभी पुराना हो गया, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज कर रहा हूँ। हर्षद मेहता इसलिए अरेस्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने किसी की टांग पे पैर रख दिया था। वो कौन था जिसकी टांग पे पैर रखा था, वो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे समय बदला, तो तेलगी का मैंने आपको बताया। उसके बाद 1996 में अटल जी की सरकार आई, जो 13 दिन की सरकार थी। उसके बाद 1998 से 1999 तक अटल जी की सरकार रही, लगभग 1 साल की। और अटल जी की सरकार में 3 बहुत बड़े काम हुए थे, मतलब इवेंट हुए थे। पहला इवेंट था न्यूक्लियर टेस्ट, 1 साल के पीरियड की बता रहा हूं। न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर और IC-814 का हाईजैक। ठीक। न्यूक्लियर टेस्ट से किसको सबसे ज्यादा खतरा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। कारगिल वॉर किसने करी? पाकिस्तान। IC-814 किसने हाईजैक करा? पाकिस्तान। IC-814 अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, थोड़ा एक्सटेंसिव सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट की एक सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी, वो उसके पास हाईजैक की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस थी, लेकिन वो इंटेलिजेंस अटल जी की सरकार को केंद्र में पास नहीं करी गई। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा IC-814 के हाईजैक में जो पैसेंजर लिस्ट थी, उसमें एक पैसेंजर ऐसा था जिसका रिश्ता भारत के एक परिवार के साथ था, और वो स्टैम्प पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड भारत को बेचता था। IC-814 जब हाईजैक हुआ, तो जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होता है, बरखा दत्त पैसेंजर्स की फैमिलीज को लेके अटल जी के घर पे गए थे और उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर बनाया गया था कि हाईजैकर्स को और उनकी डिमांड को पूरा करा जाए, जिसमें मसूद अजहर को छोड़ना। और वो प्रेशर बनाया गया, जिस प्रेशर इमोशनल प्रेशर था, तो इमोशन और सारा मीडिया लग गया था। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मीडिया किससे जुड़ा हुआ है और किसके लिए भारत में काम करता था। IC-814 के निगोसिएशन के लिए कंधार जो गए थे, उनका नाम था अजीत डोभाल। अजीत डोभाल IB के थे। उस पीरियड में IB के जो जॉइंट डायरेक्टर थे, उनका नाम पता है क्या था? AS दौलत, जो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड के साथ फोटो आपने देखी ही है, और जो ISI के चीफ के साथ मिलके किताब लिखते हैं। मतलब दुनिया में यह पहली बार हुआ है कि 2 कट्टर विरोधी देश के 2 इंटेलिजेंस चीफ मिलके, मतलब क्या हो रहा है यार, ये था क्या? सीरियसली। अब अटल जी के दूसरा पहलू देखते हैं। 1990
अब 13 जो सरकार बनी थी वो गिर गई। उसके बाद 1999 से 2004 के बीच में अटल जी की सरकार आई। 2001 में क्या हुआ? पार्लियामेंट अटैक। यस। किसने करा? पाकिस्तान। 2002 में गुजरात के दंगे हुए। गुजरात के दंगे कैसे हुए थे? गोधरा में ट्रेन में आग राम लगा। भक्तों को जिंदा जलाया गया था। हम्म। ठीक, यस। राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था। 2002 के गोधरा की बात कांग्रेस कभी करती है? आपको अटल जी का समझ में आ गया। अब एक चीज जो नई है यहां पर वो ये है, अब मुझे इसके तथ्यों की जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मैं नहीं निकाल पाया और टाइम पीरियड मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अटल जी ने एक कंपनी के साथ जो भारत को नोट छापने का कागज और सिक्योरिटी थ्रेट देती थी उसको बैन करा था। और उसके बाद आपका पार्लियामेंट अटैक और गुजरात हुआ। शायद उससे पहले IC-814 का हाईजैक भी था। कंफर्म नहीं है मेरे पास, मैं फिर बोल रहा हूं ये तथ्य कंफर्म नहीं है मेरे पास। लेकिन जो हमारे डिस्कशन में बात आती है उसमें बात है, इसका तथ्य मैं नहीं निकाल पाया, वो जब निकालूंगा तब आपको बताऊंगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि 1947 में पार्टीशन के बाद जो एक मुख्य एजेंडा था पाकिस्तान का था वो था भारत को बर्बाद करना। आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना हो, एक ISI का स्टेटमेंट आया था, काफी पहले की बात है। हम्म। मतलब 2000 अटल जी के ही टाइम की बात है शायद, या उसके बाद की, कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बर्बाद होगी? भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करके। भारत की इकोनॉमी कैसे बर्बाद होगी? जब आप काउंटर फिटेड नोट छापेंगे। हम्म। तेलगी स्कैम मैंने यहां पर इसलिए बताया क्योंकि तेलगी स्कैम से लगभग $2 बिलियन के गड़बड़ी हुई थी। $2 बिलियन की गड़बड़ी इतनी नहीं थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा सके। मैंने आपको अभी बताया तेलगी कहां से आया था? सऊदी अरेबिया से, 7 साल। क्या तेलगी की ट्रेनिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में? ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम्म। ठीक है, इस पे किसी शायद एजेंसीज ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्या तेलगी का ट्रेनिंग हुई थी काउंटर फिटेड स्टैम्प पेपर में? अब आगे आते हैं। तो आपको तेलगी समझ में आ गया, आपको AS दौलत समझ में आ गए, और यही AS दौलत हैं जिनको कुछ YouTube चैनलों ने अपने चैनल पे बुला के डोवाल साहब की खूब मजाक बनाई थी और उनको इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया गया। चैनल कौन है आप सब जानते हैं, उसके लिए मुझे नाम लेने की अपनी हम्म। अपनी जबान गंदी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वैसे भी मतलब मसाला लेने के लिए बहुत सारे चैनलों को फॉलो करते हैं। हम्म। AS दौलत जॉइंट डायरेक्टर थे 1988, IB के जॉइंट डायरेक्टर थे, IB कश्मीर के हम्म। जॉइंट डायरेक्टर थे 1998 से 1990। 1990 में क्या हुआ था? कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था। हम्म। ब्रूटल जेनोसाइड हुआ था, पेनफुल जेनोसाइड हुआ था। IB डायरेक्टर कौन था? AS दौलत। 1999 से 2000
एएस दौलत रॉ के चीफ थे जब IC 814 दिसंबर 99 में हाईजैक हुआ था और अजीत डोभाल जी को नेगोशिएशन के लिए भेजा गया था। एक बात आपको यहाँ याद हो जो फिर पुराने रेफरेंस पे जाती है, जिसका मैंने आपके चैनल पे एक बार डिस्कशन करा था, छोटा सा क्लिप लोगों ने उठा के वायरल कर दिया। जब IK गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे, तब कॉमोडोर नाम क्या था यार, भास्कर, कॉमोडोर भास्कर एडवाइजर थे सौरभ आई भास्कर के पिताजी। IK गुजराल प्रधानमंत्री के एडवाइजर थे और उस टाइम ये डिसीजन लिया गया था कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने के लिए हमें एक दूसरे के एसेट्स की लिस्ट एक्सचेंज करनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो अपनी लिस्ट नहीं दी, हमने IK गुजराल की सरकार ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी और लगभग 200-250 हमारे जो एसेट्स थे वो एलिमिनेट कर दिए गए और इसीलिए कांधार हाईजैक में डोभाल साहब को खुद जाना पड़ा क्योंकि हमारा वहां पर कोई भी क्या कहना चाहिए नेटवर्क नहीं था पाकिस्तान में या कंधार में। और इन्हीं एएस दौलत को कुछ चैनल अपने चैनल पे पैसा कमाने के लिए बुलाते हैं और फिर अजीत डोभाल जैसे इंसान की जिसने अपना जीवन खपा दिया देश के लिए, उस इंसान को मजाक बनाते हैं। आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। तेलगी 4 पॉइंट, तेलगी, IK गुजराल, एएस दौलत, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अब आते हैं क्रक्स पे, जो आज की रिपोर्ट है। अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम कौन थे और कौन हैं? रादर थे नहीं, भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले, क्योंकि अभी तो जेल और कोर्ट भी जाना है, तो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, हम भी देखना चाहते हैं। IAS अफसर है। अरविंद मायाराम की माताश्री का नाम है इंदिरा मायाराम। इंदिरा मायाराम गहलोत सरकार में, ये ड्यूरेशन है 1998, गहलोत सरकार में मंत्री थी और अरविंद मायाराम के पिताजी श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी जी 1950s के एरा में केंद्र सरकार में कांग्रेस के मंत्री थे। तो अरविंद मायाराम का परिवार, माता पिता दोनों ही कांग्रेसी। तो अरविंद मायाराम किसके लिए काम करेंगे, देश के लिए या कांग्रेस के लिए? क्योंकि अगर कांग्रेसी हो तो आप देश के लिए काम नहीं करते हो। बड़ी ब्लंट बात बोल रहा हूं, बुरा लगे तो क्षमा करें, पर यह सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अरविंद मायाराम इकोनॉमिक एडवाइजर, आज की डेट में अरविंद मायाराम इकोनॉमिक एडवाइजर हैं राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत की सरकार, वहीं जहां उनकी माताश्री मंत्री थी। अब अटल जी, जैसे मैंने कहा, मेरे पास तथ्य नहीं है, मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। कभी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जब मेरी मीटिंग वगैरह होंगी, और ये रेफरेंस पॉइंट मेरे प्रायोरिटी पे है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा और ये कोशिश करूंगा जानने की, अटल जी ने जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा था या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था नोटों के पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड में, उस कंपनी का नाम क्या था और उसका ओरिजिन क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और करा भी था या नहीं करा था वो भी देखने की बात है। फिलहाल 2004 में जब अटल जी की सरकार गई और यूपीए की सरकार आई, और उससे पहले
आपको ये जानना जरूरी है कि यूपी की सरकार में प्रधानमंत्री, जो आप सब जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि वो रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री थे। असली प्रधानमंत्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनएसी की हेड श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। फाइल से लेके रोज फाइलें जाती थी, वो इवैल्यूएट करती थी, फाइलों में बताती थी कहाँ साइन करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको क्या करना है। तो यानी ये बात भी बड़ी क्लियर है कि मंत्रियों का अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी करती थी रादर देन प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते थे, सोनिया गांधी करती थी। अब आप बात समझो, मतलब मिनिस्टर एज वेल एज ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना, पूरी सप्लाई चेन जो है उसकी कहां पर किसका प्लेसमेंट होना है, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी करती थी, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में ब्रिटिश कंपनी डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नोटों के पेपर की और सिक्योरिटी थ्रेट की। ये भी कहा जाता है कि डेलारू का ही एम्प्लॉय था या ओनर थे जो आईसी 814 में थे, जिनको रिलीज करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करा गया था अटल जी को, अटल जी की सरकार को, और अंडर पीपल प्रेशर मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा ताकि सारे पैसेंजर रिलीज हों। यही कारण है कि मोदी की सरकार आने के बाद एक रूल पास करा गया सरकार के कि अगर हाईजैक प्लेन होता है तो भारत की एजेंसियों को और भारत की एयरफोर्स को फुल पावर है उस प्लेन को, अगर वो भारतीय एयर स्पेस में है और वो लैंड नहीं करता इंस्ट्रक्शन के बाद, तो उसको वहीं पर उड़ा दिया जाए। ठीक है, ये है वाकई में, आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल पे, ये इसीलिए बना था। तो 2004 में डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिक्योरिटी थ्रेट का और पेपर का। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था 2004 में? श्री पी चिदम्बरम। ठीक। 2004 से 2010 तक डेलारू अनलिमिटेड पेपर और थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट, और ये मैं फिगर नोट करना, 2004 से 2010 डेलारू कॉन्ट्रैक्ट करती रही और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पेपर और सिक्योरिटी थ्रेट भारतीय मिंट प्रेस को भेजती रही। फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम। 2010 में एक आईबी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि डेलारू जिसने बिना पेटेंट के क्लेम करा था, उसके पास पेटेंट है और एक्सक्लूसिविटी है थ्रेड की और पेपर की। आईबी की रिपोर्ट थी कि केवल भारत को नहीं, ये पाकिस्तान को भी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करते हैं। ये पहला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, मिसलीडिंग था। डेलारू ब्रिटिश कंपनी है। तो जब ये आईबी रिपोर्ट आई तो उस वक्त के 2010 के 2010 में आया था, और उसके बाद एक सेकंड, हाँ 2010 में 2010 में फाइनेंस, 2004 में तो फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। तो आईबी की रिपोर्ट प्रणब मुखर्जी के पास गई। प्रणब मुखर्जी ने फोर्सफुली होम मिनिस्टर को बोला कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा जाए, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा। होम मिनिस्टर कौन थे? पी चिदम्बरम। अब फाइनेंस मिनिस्टर से होम मिनिस्टर और दादा का अपॉइंटमेंट मनमोहन सिंह ने करा था।
सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने करा था ना। 2010 में दादा ने फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम को बोला, दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम को बोला कि इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसको ब्लैकलिस्ट करा जाए, और पी चिदम्बरम ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम 2004 से 2008 डेट्स इंपॉर्टेंट है। और अभी जो चीज किसी ने नहीं बात करी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले लिख चुका हूं, वो मैं बताऊंगा, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। 2004 से 2008 अरविंद मायाराम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? पी चिदम्बरम। प्लीज। 2008 के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना? दादा प्रणब मुखर्जी। और एचएमओ कौन बना होम मिनिस्टर? पी चिदम्बरम। सब जानते हैं कि प्रणब दा का और सोनिया गांधी का 36 का आंकड़ा था। सब जानते हैं। 2012 में दादा प्रेसिडेंट बन गए। अब यहां पर भी कहानी है, अगर आप इतिहास पलट के देखें, दादा को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा वोट और सपोर्ट किसकी थी? भाजपा की, कांग्रेस की नहीं थी। यही कारण था कि दादा को प्रेसिडेंट बनाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस कभी तैयार नहीं थे, क्योंकि दादा ने टांग अड़ा दी थी। तो दादा 2012 में प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि प्रणब मुखर्जी द इंडिया's बेस्ट प्राइम मिनिस्टर who never became prime minister, one of India's finest prime minister who was never a prime minister, ठीक है। क्योंकि दादा भले ही कांग्रेस में हो, लेकिन दादा की सोच, दादा के सनातन वैल्यू और दादा का राष्ट्र के लिए काम अभूतपूर्व रहा है। देश के। इसीलिए दादा को भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया था। अब 2008 में जब दादा एफएम बने, तो आपको पता है अरविंद मायाराम कहाँ गए? अरविंद मायाराम को रूरल मिनिस्ट्री में भेज दिया गया था। 2012 में जब दादा प्रेसिडेंट बन गए और फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट खाली हो गई, तो श्री पी चिदम्बरम फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। और फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही अरविंद मायाराम वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ गए, और 2010 में जिस दादा के कहने पे पी चिदम्बरम ने डेलारू को ब्लैकलिस्ट करा था, उसी डेलारू को फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही 2012 में पी चिदम्बरम ने ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया और फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आई मीन टाइमलाइन दिसंबर 2015 तक वैलिड थी। और 2015 में मोदी की सरकार थी, उन्होंने कभी इनको एंटरटेन नहीं करा और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और तब से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। तो ये कहानी है पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की इतिहास। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 1968 में एक व्यक्ति भारत आया था जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को बर्बाद करना और भारत को कंट्रोल करना। और
जैसा कि आप ही के चैनल पे पहले बात करी गई है कि 19 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी। लेफ्ट वाली साइड जो कि पाकिस्तान से शुरू होती है अगर भारत की नज़र से देखें तो, हम्म सीआईए कंट्रोल करती थी और राइट साइड भारत की नज़र से देखें तो केजीबी कंट्रोल करती थी। हम्म और केजीबी और सीआईए का भारत में टसल था कि किसके हाथ में कंट्रोल जाए और केजीबी का कंट्रोल था। हम्म अब केजीबी नहीं रही और लाल सलाम वगैरह सारा आप लिंक कर दीजिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी 2004 से 2008, अभी थोड़ी देर पहले, हम्म करेक्ट, जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर 2008 में एक व्यक्ति को अरेस्ट करा गया था मालेगांव ब्लास्ट के केस में, और जिस पे पूरा थ्रेड मैंने डिटेल में लिखा है 2016 में। और उस थ्रेड में मैंने बताया था कि अरेस्ट का मुख्य कारण मालेगांव ब्लास्ट नहीं है। अरेस्ट का मुख्य कारण यह है कि उसने फेक करेंसी का नेटवर्क क्रैक कर दिया था। हम्म और जो लोग सूरमा थे 1993 के ब्लास्ट में, तेलगी के टाइम में और हर्षद मेहता के टाइम में, आजकल वो अलग पार्टी हैं, हम्म पहले वो इधर वाले में थे, अब अलग पार्टी एनसीपी है। उन्हीं के कहने पे इस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया था मालेगांव केस के बहाने से, जबकि इसका मूल रूप से इसका जो काम था वो था फेक करेंसी को इन्वेस्टिगेट करना, कहां से आ रही है, कौन से चैनल हैं, क्या नेटवर्क है। और इंडियन फेक करेंसी बहुत माध्यम से अंदर आती थी, जो पाकिस्तान किलो के हिसाब से प्रिंट करता था। वो ऊपर अगर देखें तो बारामूला, रजौरी से तो आतंकवादी आते हैं, बारामूला के रास्ते आता था। बंगाल की साइड में देखें तो मालदा में होता था, नीचे देखें तो तमिलनाडु केरला में होता था, और लेफ्ट में देखें तो राजस्थान के रास्ते से आता था। ये रूट थे करेंसी को फिजिकल फॉर्म में अंदर लाना। हवाला अलग है, पर ये फिजिकल फॉर्म में लाने का। इस नेटवर्क को उसने तोड़ा था कि मशीनें कैसे ऑक्शन होती हैं, इंक कहां से आती है, पेपर कहां से आता है, सिक्योरिटी थ्रेट कहां से आता है। और यही चीजें इन्वेस्टिगेट करने के बाद, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्यों अटल जी का नाम लिया, क्योंकि इस व्यक्ति को मैंडेट इन्वेस्टिगेशन का अटल जी की सरकार में मिला था। राइट मैं ये नहीं कह रहा अटल जी की सरकार ने दिया था, मैं कह रहा हूं अटल जी की सरकार में मैंडेट मिला था। इस व्यक्ति की केवल एक ही गलती थी, इसने रिटर्न ऑर्डर नहीं लिया था। देशभक्त है, कट्टर देशभक्त है, इसलिए राष्ट्र के लिए काम करता है, और इसने रिटर्न ऑर्डर नहीं लिया था, जिसकी वजह से इसको सबने लपेटा, और उन लोगों ने भी लपेटा जो कि कंप्रोमाइज्ड फौजी हैं यूपीए सरकार के लिए। नाम लेना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं, मैं कई बार लिख भी चुका हूं। और वही थ्रेड जो मैंने 2016 में लिखा था, वही थ्रेड इन्वेस्टिगेट हो रहा है, और वही थ्रेड पे काम चल रहा है, और वहीं से अरविंद मायाराम निकले हैं। अरविंद मायाराम एक बहुत छोटे से इंसान है, कोई बड़े तोपची नहीं है। इसमें आने आने वाले टाइम में ईडी इन्वॉल्व होगी, एनआईए इन्वॉल्व होगी, और इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, जो कि 10 साल की सरकार में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहे हैं या रही हैं। तो ये आपने देखा कि भारत को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि
क्या है कि इकोनॉमिक बर्बादी तो अगर आप फेक करेंसी प्रिंट करते हैं उससे ज़्यादा इकोनॉमिक बर्बादी नहीं है। हुँ, और यही फेक करेंसी भारत में इतनी घूम गई थी कि भारत में कई लाख करोड़ की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। ये पैरेलल इकोनॉमी कैश बेस्ड थी और कैश हम 100-200 की बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों में बात कर रहे हैं। ब्रीफकेस, सूटकेस, हुँ, बक्से, अलमारियाँ उनकी बात कर रहे हैं। ये जो पैरेलल इकोनॉमी थी, ये कभी भी टैक्स नहीं देती थी, इसका टैक्स नहीं आता था। जब टैक्स हुँ, नहीं आएगा, तो आप रोड कैसे बनाओगे, एयरपोर्ट कैसे बनाओगे, हॉस्पिटल, कॉलेजेस इत्यादि कैसे बनाओगे? पैसे ही नहीं है सरकार के पास, कहाँ से बनाएगा? हुँ, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा था नहीं। सेल टैक्स, वैट इत्यादि जो भी थे सेंट्रल एक्साइज़ टैक्सेस, उनमें अगर किसी की लायबिलिटी 10 लाख की है तो वो 2 लाख खिला के 1 लाख का टैक्स पे करके 3 लाख में निबट जाता था, 7 लाख का सरकार को नुकसान होता था। हुँ, यही कारण था यही कारण था और मैंने हमेशा इस चीज़ को लिखा है, 2016 में भी लिखा था कि द ओनली रीज़न, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न डिमोनेटाइजेशन के लिए वाज़ द फेक करेंसी नेटवर्क एंड टू किल पाकिस्तान। जहाँ ये करेंसी पैदा होती थी। आपको अगर याद हो 8 नवंबर 2016 रात के 12 बजे जब नोटबंदी हुई, तो हार्ट अटैक पड़ा पाकिस्तान में। हुँ, अरबों-खरबों की प्रिंटेड करेंसी बर्बाद हो गई। हुँ, और तब से लेके कल तक जिस इंसान को सबसे ज़्यादा पेन है नोटबंदी से और हर बार वो भूलता नहीं है नोटबंदी मेंशन करने के लिए, उसका नाम है राहुल गांधी। अब आपको समझ में आ रही राहुल गांधी ये हर बार नोटबंदी की बात क्यों करते हैं जबकि लोग खुश हैं। कांग्रेसी क्यों बात करते हैं और जो भी आप नोटबंदी की सबसे ज्यादा भर्त्सना कौन करता है? राहुल गांधी, पी पीछे में चिदम्बरम। हुँ, दादा ने तो कभी नहीं करा था ना, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे वो। ये पी चिदम्बरम और राहुल गांधी ही नोटबंदी के बारे में रोज क्यों बात करते हैं? और ये तो सूरमा हैं, इनके नीचे जो इनके चेले चपाटे हैं, चाहे वो किसी और पार्टी से हों, नोटबंदी की बात करें, वो इन्हीं के नक्शे कदम पे ही तो चल रहे हैं। क्योंकि हुँ, उनके जो किले थे कैश के, वो किले रातों-रात खत्म हो गए। हुँ, अब एक दूसरा तथ्य आप सबके सामने है। जैसे-जैसे कांग्रेस खत्म हो रही है, हुँ, नोटबंदी के बाद, वैसे-वैसे पाकिस्तान भिखारी हो रहा है। हुँ, अगर अब भी आपको शक है तो सच मानिए महादेव भी आपको नहीं समझा सकते। अगर मेरी हुँ, सरल भाषा भाषा में आपको समझ में नहीं आई है, तो महादेव भी आपको नहीं समझा सकते। ये है फैक्चुअल। कांग्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाकिस्तान। आपको याद होगा आपको याद होगा, वाजपेयी जी लाहौर गए थे हुँ, अपने सेकंड टर्म में 13 दिन की हुँ, सरकार के बाद। उसके बाद कारगिल हुआ था, ये तो आप सबको पता है। हुँ, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया था और 2015 में पाकिस्तान गए थे। हमारी हुँ, इंटेंशंस नहीं थी। हमने पूरी कोशिश करी थी कि ये काम ना हो, लेकिन नोटबंदी वाज़ द लास्ट वेपन टू बी फायर्ड टू सेव इंडिया फ्रॉम टोटल बैंकरप्चरी। जो लोग आज नोटबंदी की मज़ाक उड़ाते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप में इतनी सोचने की क्षमता हो तो, कि अगर नोटबंदी ना होती, तो भारत श्रीलंका कब का बन चुका हुआ होता और जो लोग आज कंफर्टेबल हैं, आपके पैसे बैंक में कागज हो गए होते, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए भारत में नोटबंदी किया हुआ वो पॉलिटिकल है, उसमें मैं नहीं जा रहा। मैं भारत की बात करता हूँ, सेव करने की, भारत को बचाने की। नोटबंदी वाज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब
India has ever dropped, or any country has ever dropped on a country without killing anyone and saving itself. अब आप पूछिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में पहले तो। आई मीन डिमोनेटाइजेशन से इसलिए तो बार-बार आपने बिल्कुल सही कहा ये बातें उठती हैं क्योंकि एक तो जब पैसा इधर-उधर नहीं जाएगा तो जो काम करवाने होते हैं, चाहे वो सरकार में आना हो, पैसा खिलाना हो, वो चीज़ें नहीं होंगी तो कांग्रेस जो साफ होती जा रही है आई थिंक डिमोनेटाइजेशन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, राइट? भाई पाकिस्तान साफ हो रहा है तो कांग्रेस साफ हो रही है, या उल्टा देखें तो जैसे जैसे कांग्रेस साफ हो रही है पाकिस्तान साफ हो रहा है। अब राहुल गांधी कश्मीर में है, हुँ, जम्मू में है, हुँ, और ये उनकी पार्टी ने डिसाइड करा है कि लाल चौक पे राहुल गांधी झंडा नहीं फहराएंगे, राहुल गांधी झंडा कांग्रेस के ऑफिस में फहराएंगे। राहुल गांधी ने जब बोला था हम लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, तो अब परमिशन ली गई थी एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने रास्ता बदल लिया। क्यों बताओ? आकाओं को नाराज़ नहीं कर सकते ना। राहुल गांधी से अच्छा तो मैं हूं। कम से कम मेरी पूरी क्लास ने लाल चौक पे खड़े होके जनगण मन गाया फुल वॉल्यूम में, हुँ, और हमने किसी सिक्योरिटी से नहीं करा। हमें कोई सिक्योर करने के लिए नहीं था, हमें हमारे पास एक हवलदार भी नहीं था, एक हवलदार नहीं था। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी की बात भूल जाइए, एक जेके पुलिस का हवलदार भी नहीं था, और हमने पूरा राष्ट्रगान गाया। केवल गाया ही नहीं, वहां बैठ के चाय भी पी और वापस भी आए। और ये रिपीटेड बार कर चुके हैं हम। हुँ, हुँ, राइट। तो आप देख लीजिए आपके देश का नुकसान पाकिस्तान ने किया है या कांग्रेस ने किया है? तो मतलब एक ही है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो इसको कह लो या उसको कह लो, बात तो एक ही हुई ना। बात एक ही है। हुँ, और हाँ, जो वो आप बता रहे थे, वो ऐसा सुनने में भी आया था कि जो अ, बेलारूस का ही सीईओ था शायद उस प्लेन में जो हाईजैक हुई थी और 7 अब ऑफिशियल आए थे। हुँ, अब वो बात तो ऐसी है कि मेरे पास जब हाईजैक हुआ था तो मैं भारत में तो था नहीं, और हुँ, मेरे को ज़्यादा उसकी इनसाइड जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हुँ, इंडियन एयरलाइंस का जो IC 814 हाईजैक हुआ था उसकी पैसेंजर लिस्ट निकाली जाए, हुँ, तो अनलेस एंड अनटिल वो नाम बदला हुआ हो, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड आउट। पर अच्छा गूगल ये पे आप सर्च कीजिए, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, शायद मीडिया ने भी लिखा है। ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। मैंने तो केवल डॉट्स जोड़े हैं। ओपन हार्ट सर्जरी करी है और कुछ नहीं करा है। राइट। योगेश जी का कहना है गौरव सर कि डिमोनेटाइजेशन के बाद भी नए नकली नोट मिल रहे हैं, ये किसकी साजिश है? देखो देखो, सवाल वो नहीं है, साजिश तो चलती रहेंगी। नकली नोट आज भी हैं, कल भी होंगे, और फिर से डिमोनेटाइजेशन करो उसके बाद भी आएँगे। आज के एडवांस टेक्नोलॉजिकल टाइम में कोई भी किसी भी करेंसी को डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छे लोग जहाँ हैं, बुरे लोग भी रहेंगे, लेकिन ये विजिलेंस आरबीआई की है, बैंक्स की है। इसीलिए इसी कारणवश आपको यूपीआई दिया गया है कि हुँ, आप अपना ट्रांज़ैक्शन यूपीआई से कीजिए। अगर बड़े ट्रांज़ैक्शन हैं तो आप बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए या आप चेक से कीजिए। आप कैश को हाथ ही क्यों लगाते हैं? जिस दिन आपने कैश में हाथ लगाना बंद कर दिया, बंद हो जाएगा। भई कई लाख करोड़ की आपकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी फेक करेंसी पे। आज कई हुँ, लाख करोड़ तो नहीं है ना? हो सकता है 50,000 करोड़ हो सकता है 18,000 करोड़ हो, लेकिन कई लाख करोड़ तो नहीं है, और ये कोई डेंट नहीं मारेगा भारत की हुँ, इकोनॉमी में। तो ये करेंसियाँ छपती रहेंगी, ऐसे होते रहेंगे। अगर आप कैश में डील करते हैं तो आप मतलब बलि का बकरा तो कभी ना कभी बनेंगे ही। हुँ, मैंने और 3 साल से कैश नहीं देखा है यार।
कोरोना से पहले थोड़ा बहुत बटुए में कैश होता था। अब बटुआ ही नहीं होता है। ड्राइवर लाइसेंस फ़ोन पे, आधार कार्ड फ़ोन पे, पैसे फ़ोन पे, बैंक हुँ, फ़ोन पे। बस ये है कि मुझे पहले 1 फ़ोन लेके चलना होता था, अब मैं 2 लेके चलता हूँ। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये मैं उस फ़ोन से करता हूँ जो नेट से कनेक्टेड ना हो। हुँ। फुल टाइम नेट से कनेक्टेड ना हो। हाँ, हाँ। नहीं बिल्कुल, वो जब यूज़ करने हो तभी ताकि कोई उसको हैक-वैक करने की कोशिश ना करे, बिल्कुल। अच्छा गौरव सर, अभी आपने जो बताया डिमोनेटाइज़ेशन का और उससे ये जो करेंसी का जो चल रहा है, अभी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के मामले में भी तो भारत ने रिकॉर्ड बनाया है ना कि कितनी आगे पहुँच गई है। जैसा आपने कहा यूपीआई यूज़ करना और पे यूज़ करना जी गूगल पे और बाकी की चीज़ें, तो उसमें भी तो भारत कई-कई गुना आई थिंक 50 गुना कितना। देखो 2014 में भारत की सोच बदली। 2014 से पहले भारत सोचता था हम एक गरीब राष्ट्र हैं, हुँ, हम कटोरा लेके कहीं भी चले जाएँगे, ठीक है? चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरवाजे हों, हम हर जगह हाथ जोड़ के खड़े रहते थे हुँ, और हम कहते थे हम कुछ नहीं कर सकते। 2014 के बाद एक ऐसी ऊर्जा का आह्वान हुआ भारत में, जो अब हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट ट्रेन हमारी, हुँ, हाईएस्ट ट्रेन हमारी, हाईएस्ट ब्रिज हम बनाएँगे, लॉन्गेस्ट चैनल हम बनाएँगे, मैसिव डिजिटल हम करेंगे, हुँ, अपना ओएस हम बनाएँगे। तो सोच बदल गई और भारत एक बात का विश्वास करिए 140 करोड़ का देश है। हम अगर छोटे से भी कदम एक-एक कदम भी भारत के लोगों ने बढ़ाए ना, तो 140 करोड़ कदम तो एक साथ बढ़ गए। दुनिया नप तो जाएगी, हम जो भी करेंगे, वो लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हेवीएस्ट होगा इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा गौरव सर, यहाँ पे हिमांशु जी का क्वेश्चन है, डीजीपी सर हाउ आर यू? कैन यू प्लीज़ एनलाइटन अस ऑन हाउ मालदा पुलिस स्टेशन टॉर्चरिंग इवेंट ऑफ जैन 2016 इज़ कनेक्टेड टू डिमोनेटाइजेशन? वही मैंने अभी आपको बताया ना, मालदा वाज़ अ हब। हब पैसा बांग्लादेश के माध्यम से जो पोरस बॉर्डर हैं, वहाँ से मालदा आता था और मालदा में भी प्रिंटिंग थी। तो अगर आप मालदा में कोई एक्शन करेंगे तो पुलिस स्टेशन ही तो जलाएँगे और क्या करेंगे? हुँ, तो इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड। राइट। अच्छा नीलेश भाई जी का कोई क्वेश्चन है भी पर आप मालदा कहाँ है? बंगाल में है ना? हुँ, रोज़ वैली कहाँ हुआ? रोज़ वैली स्कैम कहाँ हुआ? पोंज़ी हुँ, स्कैम कहाँ हुआ? सब बंगाल के स्कैम है ना। हुँ, और बंगाल की स्टोरी मैं आप ही के चैनल में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि बंगाल में सीपीआई से टीएमसी सरकार में जो ट्रांसफ़र ऑफ हुँ, पावर हुआ, तो सीपीआई का पूरा कैडर टीएमसी ने खरीद लिया। क्या काम है हुँ, इनका? सही बात है। ओके नीलेश जी का क्वेश्चन है गौरव सर काइंडली गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट चित्रा रामकृष्णा जी सीईओ ऑफ एनएससी एंड आल्सो सो कॉल्ड हिमालयन बाबा आनंद सुब्रमण्यम संदीप भाई इज दिस कनेक्टेड मैटर आस्क ओके समय पे बताऊँगा, अभी ज़्यादा इस पे इन्फॉर्मेशन ना मेरे पास है, ना मैं स्पेकुलेट करना चाहता हूँ। और कुछ चीज़ें हर वक़्त हर चीज़ें पब्लिक में बताना भी उचित नहीं होता, जब वो क्रिटिकल स्टेज में होती हैं। क्योंकि अच्छा आपको पता है पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पी चिदम्बरम ने स्टॉक मार्केट को पी नोट्स के माध्यम से फुल्ली मैनिपुलेट करा था। याद है? पी नोट गूगल में सर्च करके देख लीजिए, कोई नई हम्म कहानी नहीं है। पी नोट से मैनिपुलेट करा था स्टॉक मार्केट को। कौन-कौन साथ था? रिसर्च कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ई रूपी के बारे में कुछ योगेश जी का कहना है ई रूपी के बारे में कुछ बताएंगे बड़ी अच्छी चीज़ है ई-रूपी। ई-रूपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गांधी जी की शक्ल नहीं दिखेगी अब। ये सही बात है
आशीष जी का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आस्क्ड क्वेश्चन व्हाई इंडियन कंपनीज नॉट मेक ओन कंप्यूटर एंड मोबाइल ओएस एंड हैप्पी नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग इट्स ऑन ऑन हैंड्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो कुछ इस पे अच्छे से काम चल रहा है गौरव सर, क्या पता नहीं मुझे डिटेल इसके बारे में अच्छे से। देखो, 2014 से पहले कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, बार-बार आप लोग वही पूछते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। नहीं 2 थी। फ़ोन मैन्युफैक्चरर थे भारत में, जिनकी क्वालिटी भी अब वर्ल्ड क्लास नहीं थी। आज 22-24 मैन्युफैक्चरर हैं, आईफ़ोन भी है, सैमसंग भी है और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं जो भारत में आ गए। अभी हम कंपोनेंट लेवल पे भारत में नहीं पहुँच पाए हैं। अभी हम डिवाइस लेवल पे तो भारत में आ गए हैं, कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग अभी हमारी नहीं है और वो तब तक नहीं होगी जब तक चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत की पकड़ ना ले ले, जो कि अगले 3-4 साल में हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे डिवाइस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट लेवल पे भारत में होना और आप विश्वास रखिए उस तरफ काम चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ओके। यहाँ पे ऑल माइटी जी का कहना है स्टॉक मार्केट में ब्लैक मनी भी इन्वेस्ट किया था यूपीए ने, ये इन्होंने सब कमेंट किया है, आई डोंट नो पी नोट क्वेश्चन। क्या है यार? पी नोट ब्लैक मनी तो है। हम्म हेमंत जी का पूछना है, सर जी चंदा कोचर आईसीआईसीआई घोटाला भी कनेक्टेड है क्या कांग्रेस टाइम से ही? नहीं, कांग्रेस टाइम से तो है ही। दूत को जो लोन मिला था जिसकी वजह से चंदा कोचर और उनके हस्बैंड जेल में हैं। हम्म वीडियोकॉन के जो मालिक थे दूत, उनको जो लोन दिया था कुछ 1,000-1,200 करोड़ का, किसके कहने पे दिया था? राइट। फाइनेंशियल क्राइम टोटली कनेक्टेड है भारत में, हर चीज़ कनेक्टेड है और ये आज की बात नहीं। पिछले 10 साल में इतने घपले हुए हैं कि बहुत से घपले तो कोर्ट तक पहुँचे हैं। हम्म बहुत से नए घपले रोज़ उजागर हो रहे हैं। करप्शन इस लेवल पे था, स्कैम्स इस लेवल पे थे कि आप विश्वास भी नहीं करेगा। ये ना मोदी की मज़ाक बनाना तो बहुत आसान है, हम्म लेकिन समझना मुश्किल है कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अब लोगों को क्या लगता है तलवार लो, काटो, पीटो, इसको जेल, उसको जेल। हमें जेल नहीं भेजना है किसी को। अरे हम जेल भेज के किसी को शहीद बनाना चाहते हैं क्या? या हम्म हम उसका पॉलिटिकल रेफरेंस खत्म करना चाहते हैं? विचार कीजिए आप। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो खत्म करनी है हमें या उस व्यक्ति को खत्म करके उसको शहीद बनाना है? हम्म शहीद बनाओगे मूर्तियां खड़ी हो जाएंगी। आपको मूर्तियां खड़ी करनी है क्या? अच्छा गौरव सर, अभी ये जो बात कर रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ में भी आ रहा है, नागपुर में वहां पे जो मिशनरी रोकी गई उससे रिलेटेड बागेश्वर बाबा धाम पे उस पे बड़ा हल्ला हो रहा है। कुछ प्लीज, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उस पे, प्लीज अपने विचार देखो, रखिए। बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, हम्म अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा पूर्ण रूप से उनको समर्थन है और मैं चाहता हूं आप सब लोग उनके साथ ख- खड़े हो जाइए। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ जो भी हुआ है वो कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। एक सोल को हार्वेस्ट करने में 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है मिशनरियों का। हम्म अब आप अगर 1500 कन्वर्टेड को वापस घर वापस। सनातन में ले आएंगे तो हम्म आप मिशनरियों का फाइनेंशियल लॉस देखेंगे कितना है। तो बिल्कुल। इतना फाइनेंशियल लॉस के बाद आपको लगता है कि मिशनरी शांत रहेंगे? हम्म क्या क्राइम है उस इंसान का, शास्त्री जी का?
शास्त्री जी का क्राइम ये है कि वो हिंदू को यूनाइट करना चाहते हैं। शास्त्री जी का क्राइम ये है कि वो चाहते हैं सारे हिंदू एक साथ आएँ। जो मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि मैं ऐसे लोग खड़े करना चाहता हूँ जिससे गौरव प्रधान की ज़रूरत आपको ना पड़े हुँ, और मेरे लिखने ना लिखने से आपको ना पड़े, ऐसे लोग खड़े करना चाहता हूँ मैं। तो किसको ऑब्जेक्शन, अब मान लीजिए मेरे जैसे या मुझसे ज़्यादा अनुभवी और इंटेलिजेंट लोग कल आते हैं, हुँ, 10 लोग आते हैं, तो हमारी पावर क्या होगी? बढ़िया। तो जब ऐसी मेरी सोच होगी, तो आपने तो देखा है ना मेरे पे हर तरह का अटैक होता है, हुँ, फाइनेंशियल हो, स्कैम हो, हुँ, चरित्र हनन हो, फेक फ़ोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, हर तरफ का अटैक हुआ है मेरे ऊपर। तो शास्त्री जी पे जो अटैक है, वो इतने लोगों को कन्वर्ट करना और वो ज़्यादा जारी रहेगा उनका काम वापस सनातन में लेके घर आना लोगों वापसी। को, घर वापसी और उनका जो यूनाइट करने का तरीका है, सबको यूनिटी ल मैं चमत्कारों वगैरह में ज़्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका हुँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने कभी उनको मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, तो हुँ, उस चीज़ के बारे में बोलना उचित नहीं है। लेकिन चमत्कारों पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो ये स्टेज पे मिशनरी ड्रामा करते हैं, हुँ, ठीक है? वो ठीक है हुँ, और इ शास्त्री जी अगर कुछ करें तो वो अ, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्यों? क्यों भाई? एक मौलवी या तांत्रिक बोलना हुँ, चाहिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। हुँ, वो पिस्टल और मशीन गन लेके भूत भगाता है। मतलब टॉय गन, ठीक है ना? अच्छा, असली बंदूक नहीं, जो टॉय गन होती है ना, टाँ, 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 टाँ ओके। करके आवाज़ करती है और उसमें से स्पार्किंग निकलती है या हुँ, लाइट हुँ, जलती हुँ, है। वो वाली बंदूक और असॉल्ट राइफ़ल जैसे टॉयज़ से भूत भगाता है और वो वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, आप लोग देख लीजिए जाके। बिल्कुल अभी देखूँगा। 3-4 दिन पहले हुँ, की बात ही है शायद। हुँ, वहाँ कोई डिस्कशन क्यों नहीं होता? शास्त्री जी ने कौन-सी बंदूक उठा के भूत भगाए और शास्त्री जी ने कौन-सा हाथ रख के सिर पे किसी को ठीक कर दिया? शास्त्री जी तो छूते भी नहीं है ना किसी को। बस मिशनरी तो मंत्र का उच्चारण करने को बोलते हैं वो तो, बस मंत्र का उच्चारण करने को बोलते हैं ना। बस मिशनरी क्या करते हैं? क्षमा पैसे देके। कीजिएगा बोलने के हुँ, लिए पर ये चीज़ें पब्लिक हैं इसलिए बोल देता हूँ। हुँ, मिशनरी बोलते हैं कि आप आओ तो अंडरवियर पहन के मत आना। अब आप समझ जाइए मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, हुँ, क्या हुँ, बताना चाहता हूँ। मिशनरी लोगों ने तो यही बोला है ना, अगर आप अफ्रीका में देखिए और थोड़ा बहुत भारत में भी देखिए तो वो बोलते हैं कि अंडरगारमेंट्स, महिलाओं को बोलते हैं अंडरगारमेंट्स पहन के मत आओ। कौन हुँ, शास्त्री जी ने ऐसा क्या करा भाई? कुछ नहीं, तो मेरी आप सबसे निवेदन है, शास्त्री जी के साथ पत्थर की तरह खड़े हो जाइए, चट्टान की तरह, बिल्कुल। ठीक है? यही मौका है एकजुट होने का, सनातन का उदय हो रहा है, इस वक़्त दिक्कतें आएँगी, हुँ, बादल होंगे जो सूरज को ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपका सामर्थ्य है, चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हो जाइए। वो तो खुद कह रहे हैं, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई चमत्कार करता हूँ, मैं कोई जादूगरी नहीं करता। यहाँ पे लोग आते हैं, जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ, सिर्फ़ बोलता हूँ मंत्र का उच्चारण करो, मेरे पास पेपर होता है मैं उसके बारे में वो बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे है और वो लाइव भी दिखाया है इन न्यूज़ चैनल वालों ने, अरे न्यूज़ वाले भाई, भी बोलते कुछ हैं। भी करते हों, हाँ, शास्त्री जी पे सवाल उठाने से पहले उन मिशनरियों और मुल्लों उन पे पे भी तो क्यों नहीं सवाल उठाते? उठाओ। सही बात है, सवाल मैं ही क्यों मना नहीं उठाएँ? कर सही रहा। बात। हुँ, शास्त्री जी को सवाल करो, लेकिन उसी भाषा में सवाल मौलवियों से, मुल्लों से और मिशनरियों से भी तो करो ना। ये स्कर्ट में घुस के जो मिशनरी कौन-सी बीमारी ठीक करते हैं ज़रा मुझे बता दीजिए? हुँ,
शास्त्री जी किसकी साड़ी के अंदर घुस गए? किसके पेटीकोट के अंदर घुस गए? वो किसी को हाथ नहीं लगाते, चाहे वो बच्ची हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। हुँ। अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। नहीं। और यहाँ ढोंगी साधु बने हुए घूम रहे हैं, जो बीसीएमसी जैसे अपशब्द यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, और आप सब हुँ, लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई सनातनी है, तो वो फाउल लै सनातनी साधु या संत है, तो वो फाउल लैंग्वेज का यूज़ कभी नहीं करेगा। ये बिल्कुल। फंडामेंटल याद रखिए। और जिसने एक बार भी इस्तेमाल करा है फाउल वर्ड कैमरे पे, पीछे हो सकता है बोलते हो, कैमरे पे, किसी भी उत्तेजना में, तो वो साधु संत नहीं है, ढोंगी है। हुँ, शास्त्री जी ने कौन-सा इस्तेमाल कर दिया? कभी नहीं। हनुमान भक्त है ना? बिल्कुल। क्या हनुमान भक्त होना पाप है क्या? यही लोग हैं, जो हुँ, शास्त्री जी पे उँगली उठा रहे हैं कि जब वो हनुमान जी का, आपको पता है, चेहरा गाड़ियों पे लगाने का चलन शुरू हुआ था, हुँ, हुँ, एंग्री हनुमान वाला, तो यही लोग थे वायलेंट, सनातन इज़ वायलेंट, स्प्रेडिंग वायलेंस, ब्ला ब्ला, दुनिया भर की क्या नौटंकी करी थी बाय गॉड, पता चले। मेरा तो, मैं सही बताऊँ, टीवी में देखता नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में टीवी में एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि स्क्रीन के अंदर हाथ घुसा के गर्दन पकड़ के कान के नीचे 2 खींच के लाओ। सीरियसली खींच लो वहीं से ही। टीवी भी बड़ा रखो। वहीं खींच के कान के नीचे 2 लगाओ, चाहे एंकर हुँ, हो, चाहे स्पीकर हो। सीरियसली। और मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पिटेंगे उसमें। अच्छा, एंकर की बात की गौरव सर, मेरे को 2 क्वेश्चन याद आ गए अभी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि जो धर्म के नाम पे जो लोग बात करते हैं, डेली बैठ के हंगामा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उसके बारे में सरकार क्या करेगी, क्या करना चाहिए आगे? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपना आप बताइए। क्योंकि मेरा आपने भी, शायद एक वीडियो डाली थी मैं और रवीश मैं कुमार एक साइड में क्या कह रहा है, दूसरी साइड में क्या कह रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से सहमत हूँ, हुँ, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सरकार से पूछा कि हुँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप लोग हुँ, समझते नहीं हैं। आस्था के प्रश्न सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, हुँ, और संवैधानिक प्रश्न संसद सॉल्व करेगी। आपको हुँ, समझ में ही नहीं आ रहा है, पूरी हुँ, तरह से बता रहा हूँ। ले राम मंदिर का एग्ज़ाम्पल आपके पास है, आप लोग समझना ही बिल्कुल। नहीं चाहते। हुँ, मैं क्या करूँ? अब मैं एक-एक के घर जाके तो नहीं समझा सकता ना, या हुँ, एक-एक कमेंट के नीचे तो आंसर नहीं दे सकता। हुँ, आपको फंडामेंटल मूल भाव समझा दिया, आप व उससे जज की, तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या किया? कौन भड़काता है सबसे ज़्यादा? कौन धर्म के बड़ा नाम पे, रिलिजन के नाम पे कौन भड़काता है सबसे ज़्यादा? मतलब भड़काते हैं टीवी पे। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्म कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो अपने ही अब होते बोलने हैं। की ज़रूरत नहीं है, आगे-आगे देखिए, मज़ा लीजिए। क्या कहना चाहिए, 140 करोड़ का देश आपको लगता है कि सुपर कार की तरह भागेगा? ऐसा नहीं है। 140 हुँ, करोड़ का देश बैलगाड़ी की तरह चलेगा धीरे-धीरे, हुँ, जिसमें एक पहिया जुडिशरी का है, एक पहिया सरकार का है। ना सरकार जुडिशरी से अलग है, ना जुडिशरी सरकार से अलग है।